है गाइस, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र चतुर्वेदी एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेस। तो डियर, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक पोएम जिसका नाम है ओ कैप्टन माई कैप्टन, जो कि 1865 में पब्लिश हुआ था और वाल्ट वाइटमैन के द्वारा कंपोज किया गया था। ये एक अमेरिकन पोएट है वाल्ट वाइटमैन। और एक्चुअली क्या है, ये पोएम जो है, ये जो अगर फॉर्म ऑफ पोइट्री की बात करें तो ये एक इलेजी है। इलेजी मीन्स ए सॉन्ग व्हिच इज सung ऑन द टाइम ऑफ डेथ और एसासिनेशन, अर्थात ऐसा गीत जो कि मृत्यु के समय पे गाया जाता हो। एज आप कह सकते हैं, इसको इमोशनल सॉन्ग कहते हैं, इमोशनल पोएम कहते हैं। तो ये इसको हिंदी में शोक गीत कहा जाता है। इलेजी मीन्स होता है शोक गीत। जब किसी के मोर्न टाइम पे, किसी के दुखद समय पे कोई चीज़ गा के बताई जाए, कह के बताई जाए, ऐसी पोइट्री जो कि कहते हैं कि दुख के समय पे कंपोज किया जाए, तो उसे इलेजी बोला जाता है। तो ये जो प्रेजेंट पोएम है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, इंटरप्रेट कर रहा हूँ, जिसमें ओ कैप्टन माई कैप्टन इसका टाइटल है, तो ये एक इलेजी है जो कि वाल्ट वाइटमैन के द्वारा 1865 में कंपोज किया गया था। तो ये रहा हमारा थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इस पोएम के बारे में। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये रहे हमारे पोएट महोदय, ये रहे हमारे पोएट महोदय वाल्ट वाइटमैन जी। और ये रहा हमारा इस पोएम का टाइटल ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये इनका नाम, और ये है इनका ड्यूरेशन, कब से कब तक, यानी 1819 से 1892 तक। तो ये रहा हमारा बेसिक नॉलेज इस पोएम का, जिसमें मैंने आपको पोएट के बारे में बताया और उसके बाद पोएम के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पोएट के बारे में कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। अबाउट द पोएट, वाल्ट वाइटमैन was born on May 31st, 1819 at West Hills, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। वाल्ट वाइटमैन का जन्म मई 31, 1819 में वेस्ट हिल, लॉन्ग आइलैंड के न्यूयॉर्क के वेस्ट हिल, लॉन्ग आइलैंड में हुआ था। कैसे समझेंगे इसको कि वाल्ट वाइटमैन का जन्म मई 31, 1819 में न्यूयॉर्क के वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड में हुआ था। विथ नो फॉर्मल एजुकेशन, अर्थात इनकी प्रारंभिक शिक्षा, जो अगर ऐसा कहा जाए कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो बिल्कुल एकदम शून्य थी, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा इनकी कुछ नहीं थी। ही ट्रेंड हिमसेल्फ टू रीड एंड राइट, ये केवल अपने आप को लिखना और पढ़ना मतलब सिखाया, अर्थात ये केवल लिखना और पढ़ना हल्का फुल्का जानते थे। ही हैड हिज अर्ली स्कूलिंग एट ब्रुकलिन, अर्थात इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो ब्रुकलिन में ही हुई। जो कुछ भी थोड़ा बहुत इन्होंने पढ़ा वो ब्रुकलिन से ही पढ़ा। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा दीक्षा के कुछ सालों बाद, वॉज सेंट टू वर्क इन ए लॉयर्स ऑफिस, तो उन्हें कहाँ भेज दिया गया? एक वकील के ऑफिस में काम करने के लिए भेज दिया गया। फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए इनको वर्क करना पड़ा। तो इन्हें 12 क्या कहते हैं, मतलब एजुकेशन टाइम के कुछ ही समय बाद, जब ये एजुकेशन गेट कर रहे थे, अर्थात जब ये स्टडी कर रहे थे, उसके कुछ ही साल बाद ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए और इन्हें कहाँ भेज दिया गया? एक लॉयर के ऑफिस में वर्क करने के लिए। ही टुक अप टीचिंग दैट मेड हिम पॉपुलर विथ चिल्ड्रेन, मैन एंड वोमन, तो इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे गए, उसके बाद इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, टीचिंग करना शुरू कर दिया। जो चीज़ें दैट मेड हिम, और वो चीज़ उन्हें बहुत पॉपुलर बना दिया, अर्थात बहुत ही लोकप्रिय बना दी वहाँ के लोगों में, वहाँ के बच्चों में, औरतों में और यहाँ के आदमियों में, अर्थात जो भी लोग थे उनके बीच में ये क्या हो गए, बहुत प्रसिद्ध हो गए, बहुत फेमस हो गए। एट द एज ऑफ 12 वर्ष की उम्र में ही बिकम ए प्रिंटर अप्रेंटिस, और 12 साल की उम्र में ये जब 12 साल के हुए तो ये प्रिंटर को चलाना सीखने लगे कि कैसे प्रिंटर को चलाया जाता है। अर्थात जो पब्लिशिंग कंपनी होती है, जो पब्लिश करती है सारी चीज़ें, जहाँ चीज़ें
जहाँ बुक्स वगैरह प्रिंट होती हैं, पेपर वगैरह प्रिंट्स होते हैं, तो वहाँ ये गए और प्रिंटर का वर्क सीखने लगे कि कैसे उसको प्रिंट किया जाता है, प्रिंटिंग का वर्क सीखने लगे। इन 1838 1838 में ही सेटअप ए वीकली द लॉन्ग आइलैंडर एंड इन 1841 ही बिकम ए कंपोजिटर इन न्यू वर्ल्ड। और आगे इन्होंने 1838 में इन्होंने एक क्या कहते हैं एक मैगज़ीन लिखा जिसका नाम था द लॉन्ग आइलैंडर, और 1841 में ये एक इस नई दुनिया में एक लेखक के रूप में उभर कर आए, अर्थात एक कंपोजिटर, कंपोज करने वाले अच्छे कंपोजर के रूप में उभर करके आए। बाई 1849 इसका मतलब कि 1849 तक ही वॉज द एडिटर ऑफ डेली ईगल एट ब्रुकलिन। और क्या थे कि वो डेली एडिटर हो गए, सॉरी एडिटर थे किसके, डेली ईगल के। डेली ईगल एक मैगजीन थी, एक पेपर था जिसके ये क्या हो गए, एडिटर हो गए 1849 से ब्रुकलिन में। हिज लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन जुलाई 1855 एंड फाउंड इंस्टेंट एडमायरेशन ऑल अराउंड। तो इनका जो पहला कंपोजिशन था पोएम के मामले में, तो हिज लीव्स ऑफ ग्रास, उसका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि 1855 में पब्लिश हुआ था। और इसके पब्लिकेशन से इन्हें बहुत ज़्यादा एडमायरेशन अर्थात बहुत ज़्यादा ख्यात मिली, बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए लोगों के बीच में इस पोएम से, इस कंपोजिशन से, इस वॉल्यूम से, हिज लीव्स ऑफ ग्रास। तो जब इन्हें प्रसिद्धि मिली, चारों तरफ ये पॉपुलर हो गए, तो इमर्सन, रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन जी ने कहा कि आई एम नॉट ब्लाइंड टू द वर्थ ऑफ द वंडरफुल गिफ्ट ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, आई फाइंड इनकम्पेरेबल थिंग्स सेड इनकम्पेरेबली वेल। तो इमर्सन जी ने कहा कि मैं अंधा नहीं हूँ कि मैं इस जो ये पोएम है द लीव्स ऑफ द ग्रास, अर्थात जो क्या कहते हैं वॉल्यूम था इस पोएम का, कि इस पोएम के बारे में मैं अंधा नहीं हूँ, जिसकी योग्यता नहीं बता सकता। इसमें जो चीज़ें कही गई हैं वो अतुलनीय हैं, चीज़ें अतुलनीय हैं, जो चीज़ें कही गई हैं उसका कोई तुलना नहीं, इनकम्पेरेबल हैं, और उतने ही अतुलनीय ढंग से सजाई गई हैं, उतने ही अतुलनीय ढंग से वो सजाई गई, अर्थात पोएम में जितनी अच्छी तरीके से कही गई हैं उतने अच्छी ही तरीके से उसमें डिस्क्राइब की गई, बताई गई हैं, लिखी गई हैं। इन इंग्लैंड D.H. लॉरेंस फाउंड हिम टू बी ए हेड ऑफ ऑल पोएट्स। और D.H. लॉरेंस जी कहते हैं, इंग्लैंड में D.H. लॉरेंस जी कहते हैं कि ये सभी कवियों के मुखिया हैं। ये क्या हैं? सभी कवियों के मुखिया हैं। Between 1855 and 1888, the poet was busy revising, editing and adding till the latest edition. तो 1855 से लेकर के 1888 तक ये जो पोएट महोदय हैं वॉल्ट व्हाइटमैन जी अपने आप को क्या कहते हैं रिवाइज करने में, एडिटिंग करने में और उसमें नई नई चीज़ें ऐड करने में बिजी रहे। इट हैज़ ए यूनिवर्सल अपील, इनका एक क्या कहते हैं कि यूनिवर्सल अपील, एक सार्वभौमिक लोगों से आग्रह है कि व्हाइटमैन राइटली सेड, कि व्हाइटमैन जी ने सही ही कहा है। क्या कहा है कि whomsoever touches दिस बुक टचेस ए मैन, अर्थात कि जो भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ता है वो एक आदमी को टच करता है, अर्थात अगर इस बुक को कोई पढ़ा तो वो जान लीजिए किसी एक इंसान को पूरी तरीके से पढ़ लिया। व्हाइटमैन वॉज ए रेवोल्यूशनरी पोएट ऑफ अमेरिका, वो एक रेवोल्यूशनरी अर्थात क्रांतिकारी कवि थे। ही वॉज वन हु ब्रोक अवे फ्रॉम ट्रेडिशन एंड फाउंड आउट एंड एक्सप्रेस्ड ओनली दैट विच वॉज पोएटिक अबाउट लाइफ। और ही वॉज वन, वो पहले थे अर्थात वो अकेले थे, हु ब्रोक अवे फ्रॉम, जो भाग निकले, ट्रेडिशन अर्थात वहाँ की परंपराओं से, वहाँ के रीति रिवाजों से, एंड फाउंड आउट और पता लगाया, एंड एक्सप्रेस्ड और उसको व्यक्त भी किया, ओनली दैट केवल उन्हीं चीज़ों को, विच वॉज पोएटिक अबाउट लाइफ, जो जीवन के बारे में रसपूर्ण था अर्थात पोएटिक था। अर्थात कि देखिए लिटरेचर चाहे वह कोई भी लिटरेचर हो,
जैसे हमारे भारत देश में 4 प्रकार के लिटरेचर पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। चारों लिटरेचर में अगर देखा जाए तो चारों का बेस जो होता है लव होता है, प्रेम होता है। चारों लिटरेचर में आप देखेंगे चारों का बेस जो है वो लव से रिलेटेड है। तो ज़्यादातर अगर पोएम वगैरह कंपोज की जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं, तो जब किसी चीज़ को देखने के बाद जो आपके हार्ट में फीलिंग एक्सप्रेस होती है, जो भी आप सीक्रेट होती है, जो भी फीलिंग निकलती है, तो उसी को आप लाइन बाय लाइन कंपोज करते हैं। तो ऐसे ही ये चीज़ें होती हैं कि उन्होंने अपने वहाँ परंपराओं से अलग होकर के छुटका मतलब भाग करके निकल करके केवल लाइफ के उसी चीज़ों को एक्सप्रेस किया है जो पोएटिक हैं। ही वॉज ए विजनरी, एक दिव्यदर्शी थे, वो चीज़ों को जल्दी से परख जाते थे, समझ जाते थे। विजनरी मीन्स होता है दिव्यदर्शी। वाइट मैन फाइंड्स जॉयज एंड सारोज ऑफ नेचर इन एक्चुअल लाइफ दैट ही लिव्ड। वाइट मैन जीवन के यानी प्रकृति के एक्चुअल दुख को, एक्चुअल खुशी को, अर्थात जो वास्तविक खुशी है, वास्तविक दुख है, उसे वो प्राप्त किए जिसमें वो जी रहे थे, अर्थात उस नेचुरल में, अर्थात उस नेचर में वो उसके वास्तविक दुखों को, वास्तविक खुशी को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से ये पोएट के बारे में ये जानकारी रही। तो अब आगे का हमारा होगा, तो अब हम अबाउट द पोएम पढ़ते हैं। दिस पोएम is an elegy on the death of the Lincoln, the first president of America। अब अगर इस पोएम की बात की जाए तो ये एक एलेजी है जो कि लिंकन के डेथ पे, अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे, अर्थात अमेरिका के 16वें जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, उनकी डेथ पे ये पोएम कंपोज किया गया है वॉल्ट व्हाइटमैन के द्वारा। द पोएट वाज स्टन्ड, The poet was stunned and shocked by the assassination of Lincoln when the fearful event of Civil War was over। अर्थात जो पोएट है वो स्टन्ड मीन्स भौचक्का रह जाता है, एंड शॉक्ड अर्थात चौंक जाता है, बाय द एसासिनेशन, जब लिंकन की हत्या होती है। क्या होती है? लिंकन की हत्या। एसासिनेशन मीन्स हत्या। व्हेन द फियरफुल इवेंट ऑफ सिविल वार वाज ओवर, जब सिविल वार अर्थात गृह युद्ध के, जो गृह युद्ध था अर्थात जिससे वो फाइट कर रहे थे जिसमें अब्राहम लिंकन जी, जब वो ख़त्म हुआ, जब वो सिविल वार ओवर हुआ, तो लास्ट में उनकी वो एसासिनेट हो जाते हैं लास्ट में, अर्थात उनकी हत्या हो जाती है। तो जब वो ख़त्म हुआ तो जब उनकी एसासिनेशन, जब वो एसासिनेट हुए अब्राहम लिंकन, तो पोएट जो है वो चौंक जाता है, शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो व्यक्ति इस पूरे समाज के लिए खुद लड़ रहा हो, सबके लिए अर्थात सबके भलाई के लिए लड़ रहा हो, तो उसकी ऐसे हत्या कैसे हो सकती है, वो कैसे मारा जा सकता है। तो पोएट इस चीज़ को देखकर बहुत भौचक्का, बहुत चौंक जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, और जब कहता है कि बताओ जब इतना फियरफुल इवेंट वो पूरा क्रॉस कर ले गए, अर्थात इतनी भयावह घटना सिविल वॉर की ख़त्म हो गई, तब उनकी हत्या हो गई। द पोएट लव्स अब्राहम डियरली एंड ही एड्रेसेस हिम बाय द वर्ड हर्ट 3 टाइम। अर्थात जो पोएट है वो अब्राहम लिंकन को बहुत लव करता है, और इस पोएम में उन्हें 3 बार हर्ट कह के एड्रेस किया है। अभी आपको पोएम में जब बताऊंगा तो वहाँ मैं बताऊंगा कि कहाँ पोएम को अब्राहम लिंकन को हर्ट कह के एड्रेस किया गया है। ही सीज द ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लड फ्लोइंग ऑन हिज बॉडी, लिंकन इज लेइंग ऑन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द शिप। तो कहता है कि ही सीज द ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम हिज बॉडी, तो ही सीज, वो देखता है, ड्रॉप मतलब बूंदें ऑफ रेड ब्लड अर्थात लाल रक्त की बूंदों को देखता है, फ्लोइंग मतलब बहते हुए, फ्रॉम हिज बॉडी अर्थात उनके शरीर से बहते हुए लाल रक्त के बूंदों को देखता है। लिंकन इज लेइंग ऑन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द शिप, जो लिंकन है वो कहाँ लेटे हुए हैं? शिप के एकदम ऊपरी भाग पर। ही इज़ लाइफलेस एंड हैज़ गॉन टू हिज हेवनली अबॉर्ड, तो ही इज़ लाइफलेस, अब वो एक निर्जीव हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है।
एंड हैज़ गॉन और चले गए हैं टू हिज हेवनली एडॉब अर्थात जो स्वर्ग में उनका घर है वो वहाँ चले गए हैं। द पोएट एड्रेसेस द पीपल ऑफ अमेरिका, पोएट जो है वो अमेरिका के लोगों को एड्रेस करता है अर्थात संकेत करता है, कहता है उनसे कि ही एडवाइजेज देम टू बी हैप्पी एंड गे, और उसे एडवाइस देता है उन लोगों को कि क्या करो, प्रसन्न रहो और खुश रहो। एंड मेक मैरी और लोगों को प्रसन्न करो, लोगों को क्या करो, प्रसन्न करो। ही अलाउज देम टू रिंग द बेल ऑफ चर्च विद जॉय, और वो क्या करता है, उन्हें अलाउ करता है, उन्हें अनुमति देता है कि वो जाएं खुशी के साथ चर्च की घंटी को बजाएं। बट ही विल mourn the death of his president who is laying dead on the deck the और बट लेकिन ही विल मोर्न वो दुख व्यक्त करेगा, क्या करेगा, दुख व्यक्त करेगा द डेथ ऑफ हिज प्रेसिडेंट अपने राष्ट्रपति की मृत्यु पर, हु इज़ लेइंग डेथ डेड ऑन द डेक जो कि उस शिप पर, डेक पर, शिप के डेक पर मतलब मरे हुए पड़े हुए हैं। द पोएट is much the poet is much grieved on the death of Lincoln and that is why he had decided to do nothing but mourn। अब कहता है द पोएट इज मच ग्रीव्ड, अब पोएट जो है बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा दुखी है ऑन द डेथ ऑफ लिंकन, लिंकन के मृत्यु पर, एंड दैट इज़ वाई और यही जो है ही डिसाइडेड और इसी से ही डिसाइडेड उसने निर्णय किया टू डू नथिंग कुछ ना करने के लिए, बट मोर्न केवल दुख व्यक्त करने के अलावा उसने और कुछ करने का निर्णय नहीं लिया। तो इस प्रकार से अबाउट द पोएम रहा कि ये जो पोएम है ये लिंकन जो 16th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनको एड्रेस करते हुए गाया गया है। जब उनकी डेथ हो जाती है अर्थात जब उन्हें एसेसिनेट कर दिया जाता है तब उसके दुख में पोएट ने इस पोएम को कंपोज किया था। तो अगला हमारा पोएम आता है जिसमें हमारा पहला स्टैंजा होगा। हाँ तो फ्रेंड्स अब तो डियर हमारा पोएम यहाँ से स्टार्ट होता है। ओ कैप्टन माई कैप्टन राइज अप एंड हेड द बेल्स। हाँ तो डियर हमारा पोएम यहाँ से स्टार्ट होता है। ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन, द शिप हैज withered every wreck, the prize we sought is on, the port is near, the wells I hear, the people all exulting, while follow हाँ तो डियर हमारा पोएम यहाँ से स्टार्ट होता है। ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन, द शिप हैज़ withered every wreck, the prize we sought is on, the port is near, the wells I hear, the people all exulting, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. But oh heart, oh heart, oh heart, oh the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead। जो पोएट महोदय हैं वो अपने जो सॉरो है उनका, जो उनका इमोशन है अब्राहम लिंकन के लिए, उसको एक्सप्रेस करते हैं इस पोएम के माध्यम से। कहते हैं ओ कैप्टन, हे मेरे कप्तान, माई कैप्टन, हे मेरे कप्तान, ओ कैप्टन, हे कप्तान, माई कैप्टन, मेरे कप्तान, आवर फेयरफुल ट्रिप इज़ डन, हमारा जो भयानक ट्रिप था अर्थात सिविल वार की जो एक यात्रा थी वो अब क्या हो गई है, इज़ डन, वो समाप्त हो गई है, पूरी हो गई है। द शिप
हैज़ विदर्ड एवरी रैक। तो ये जो जहाज है, हैज़ विदर्ड सफलता प्राप्त कर लिया है, एवरी रैक सभी कठिनाइयों पर। रैक मीन्स होता है कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, विदर्ड मीन्स होता है सफलता प्राप्त करना। तो ये जो जहाज है, अर्थात जिस जहाज में बैठकर हम लोग निकले हैं, अर्थात जिस रास्ते से हम लोग सिविल वॉर में अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए निकले हैं, वो रास्ता लगभग अब पूरा हो चुका है। अर्थात हमारा जो पर्पस था, जो हमारा उद्देश्य था, वो पूरा हो गया है और हमारे उद्देश्य की पूर्ति अब सफलतापूर्वक हो गई है। द प्राइज वी सॉट इज ओन, अर्थात जो हमें चाहिए था, जिसकी हम कल्पना किए थे, वो पुरस्कार अब हम जीत चुके हैं। द पोर्ट इज़ नियर, अब क्या है पोर्ट? पोर्ट मीन्स जो होता है बंदरगाह, पोर्ट मीन्स होता है बंदरगाह। तो कहता है, पोएट कहते हैं कि जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वो अब नज़दीक आ गया है। अर्थात वो जो हमारी जहाज़ है वो समुद्री किनारे पर पहुंचने वाली है। अर्थात जो हमारा सिविल वॉर है वो अब एंड की तरफ है। द वेल्स आई हियर, अब वहाँ की घंटियाँ हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही हैं, अर्थात वहाँ के लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। द पीपल आर एक्सल्टिंग, सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं, जो वहाँ के लोग हैं वो सभी खुशियाँ मना रहे हैं। फाइल फॉलो आइज द स्टडी कील, फाइल फॉलो आइज द स्टडी कील, इसका मतलब हो गया कि आई सी द शिप रीचिंग द शोर वेरी स्लोली, अर्थात कि जहाज़ को धीरे धीरे वहाँ के लोग जो हैं वो धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे शोर की तरफ आ रहा है। अर्थात जो हमारा सिविल वॉर है वो धीरे धीरे एकदम समाप्ति की तरफ है, हमारी सफलता होने वाले, अर्थात हम ओन होने वाले, हमारी विजय होने वाली है, हमारी विक्ट्री होने वाली है, धीरे धीरे हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग, और हमारा जो वेसल है, हमारा जो जिसमें हम लोग सवार हुए हैं, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं बैठे हैं, वो मजबूती से और गंभीरता से धीरे धीरे चलने वाले गंभीर और साहसी जहाज़ को देख रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो इस धीरे धीरे और मजबूत जहाज़ को गंभीरता से देख रहे हैं, अर्थात कि जहाज़ जो है वो हमारी तरफ बढ़ रहा है। बट ओ हर्ट बट ओ हर्ट, यहाँ जो हर्ट है, यहाँ मेटाफर का यूज़ किया है पोएट ने इस पोएम में। हर्ट को उन्होंने पोएट महोदय ने हर्ट से पोएट महोदय ने अब्राहम लिंकन को एड्रेस किया है इस पोएम में। ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, हे बहते हुए लाल रक्त की बूंदें, वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, कहाँ पे ये फैल रही हैं, कहाँ पे बह रही हैं? जहाँ पे हमारे कैप्टन की डेड बॉडी पड़ी हुई है, अर्थात वो मृत रूप में पड़े हुए हैं। फॉलन कोल्ड एंड डेड, कैसा? एकदम मूर्छित पड़े हुए हैं, अर्थात लाइफलेस हैं, वो उस डेक पे पड़े हुए हैं और उनके शरीर से लाल रक्त की बूंदें निकल रही हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि जैसे जब सिविल वार ख़त्म होने को होता है अमेरिका में गृह युद्ध, तो इनका अब्राहम लिंकन का एसेसिनेशन हो जाता है, अर्थात इनकी हत्या हो जाती है। तो जो पोएट महोदय हैं वो उनको बहुत लव करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तो उनके प्रेम में उन्होंने ये पोएम कंपोज किया है। तो अब हमारा अगला स्टैंजा होगा, ये जो हमारा स्टैंजा है, ओ कैप्टन माई कैप्टन राइज अप एंड हेड द वेल्स राइज अप, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, फॉर यू द वैगल ट्रेल्स, फॉर यू वकेट बुके एंड रिवंड, wreaths, for you the shore crowding, for you they call the swaying mass, their eager faces turning. Here, Captain, dear father, this arm beneath you had, it is some dream that
ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। तो इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि ओ कप्तान, मेरे कप्तान, उठो और घंटियों की आवाज़ को सुनो। राइज अप यानी उठो, जगो, उठो। फॉर यू द फ्लैग इज़ फ्लंग, आपके लिए झंडा फहराया जा रहा है। फॉर यू द विगल ट्रेल्स, अर्थात आपके लिए बिगुल बजाया जा रहा है। फॉर यू बुके एंड रिबन, और आपके लिए फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लाई गई हैं। रीत्स मतलब मालाएं। फॉर यू सोर्स क्राउडिंग, अर्थात आपके लिए, आपका स्वागत करने के लिए उसके किनारे पर यानी शोर पर, किनारे पर सभी लोगों की भीड़ जमा हुई है और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फॉर यू दे कॉल, और वो आपको पुकार रही हैं। द शोइंग मास, ये जो भीड़ है लोगों की वो आपको पुकार रही है। द ईगर फेसेस टर्निंग, और उस उत्सुकता से भरे जो उनके चेहरे हैं आपकी तरफ मुड़े हुए हैं। अर्थात ईगर फेसेस टर्निंग अर्थात उनके उत्सुकता भरे जो चेहरे हैं वो आपकी तरफ मुड़े हुए हैं। हियर कैप्टन, यहाँ कैप्टन। डियर फादर, आप मेरे पिता समान हो, मेरे प्रिय पिता, जो मेरे पिता समान हो। दिस आर्म बीनीथ यू हेड, और ये मेरा जो भुजा है वो आपके सर के नीचे है। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, यह कोई स्वप्न है कि तुम इस मस्तूल पर अर्थात इस डेक पर, इस शिप के डेक पर मृत और ठंडे पड़े हो। अर्थात इसमें क्या कहता है पोएट, इस स्टैंजा में बताता है कि आप आओ, फिर से आप आओ, फिर से जगो, आपके लिए सारी चीज़ें, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फूलों की माला लेकर आपके लिए बिगुल बजाया जा रहा है, आपके लिए झंडा फहराया जा रहा है, आपके लिए गुलदस्ते तैयार किए गए हैं फूलों के, और आप हमारे पिता समान हैं। हमारा हाथ जो है वो आपके सर के नीचे है, लेकिन आप फिर भी क्या हैं, मृत और ठंडे इस डेक पर पड़े हुए हैं। अगला स्टैंजा होगा। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप आर पेल एंड स्टिल। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, ही हैज़ नो पल्स नॉर विल। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, इट वॉयस क्लोज्ड एंड डन। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप comes in with object own. Exult, O shores, and ring, O wells, but I, with mournful tread, walk the deck. My captain lies fallen, cold and dead. मेरे कप्तान, जो मेरा कप्तान है, डज नॉट आंसर, अब वो कोई जवाब नहीं देता है। हिज लिप्स आर पेल, उसकी जो होंठ हैं वो पीले पड़ गए हैं। एंड स्टिल, और स्थिर हो गए हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, अर्थात मेरे जो पिता समान मेरा कैप्टन है वो अब क्या हो गया है, वो मेरी भुजाओं को महसूस नहीं कर रहा है। ही हैज़ नो पल्स नार बिल, ना तो उसकी हृदय गति चल रही है और ना ही उसकी नाड़ी चल रही। पल्स मीन्स नाड़ी, बिल माने इच्छा अर्थात हृदय। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, ये जो हमारा शिप है वो अपने गंतव्य पर पहुंचने वाला है। एंकर्ड मीन्स पहुंचने वाला है, आराम से, मतलब जो हमारा शिप है अर्थात जो हमारा सिविल वॉर रूपी शिप है वो अपने गंतव्य को पहुंचने वाला है। कैसे? सेफ एंड साउंड, सुरक्षित। इट्स वॉयस क्लोज्ड एंड डन, इसका जो समुद्री यात्रा है वो ख़त्म होने वाला है और पूरा होने वाला है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप, कहाँ से? इस फियरफुल अर्थात इस भयावह यात्रा से, ट्रिप मतलब यात्रा से, द विक्टर शिप, और इस विजयी जहाज से, इस विजय हुए जहाज से। कम्स इन विद ऑब्जेक्ट ओन, और ये जो जहाज है अपने उद्देश्यों के साथ अब किनारे पर आ गया, अर्थात जिस उद्देश्य से निकला था, जिस विजय के लिए, वो विजय प्राप्त करके अब
किनारे पे आ गया। एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ वेल्स, अर्थात हे किनारों अब खुशियाँ मनाओ, प्रसन्नता मनाओ। एंड रिंग ओ वेल्स, और चर्च की घंटियों को बजाओ। बट आई विद मोurnful ट्रेड, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं दुख मनाऊँगा, मेरा दुख मेरे कैप्टन के प्रति रहेगा, मैं उसके लिए खुशियाँ नहीं मनाऊँगा। अर्थात कवि कहता है कि जो लोग सिविल वॉर से मुक्ति पाए हैं, अर्थात जो जो जिस जिस उद्देश्य से ये युद्ध हो रहा था, वो उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर लोगों में खुशी आ गई है। अब वो जाएं अपनी अपनी खुशियाँ मनाएं, लेकिन मैं अपने कैप्टन के डेथ के कारण मैं खुशियाँ नहीं मनाऊंगा। वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, जहाँ पर मेरा कैप्टन जो है हमारा पड़ा हुआ है, मैं वहाँ टहल रहा हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आप लोग जाइए, अपनी अपनी खुशियाँ मनाइए, चर्च की घंटी बजाइए, लेकिन मैं अपने इस कैप्टन के दुख में मैं खुशियाँ नहीं मनाऊँगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पोएम था ये समाप्त हुआ। इस प्रकार से हमारा जो पोएम था वो अब समाप्त हुआ। अब हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम इसका अप्रिसिएशन आपको बता दें इस पोएम का। दिस पोएम अपीयर्ड इन 1867 एडिशन ऑफ द लीव्स ऑफ ग्रास। ये जो पोएम था ये 1867 में पब्लिश हुआ था, जो कि ये किस में था, लीव्स ऑफ ग्रास में था। जब लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश हुई थी तो उसी में ये पोएम थे। इट वॉज occasioned by the death of Abraham Lincoln who was assassinated after the American Civil War। अर्थात ये किसके लिए कंपोज किया गया था, अब्राहम लिंकन के लिए, जो कि जिनकी हत्या हो गई थी अमेरिकन सिविल वॉर के बाद। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज हार्ट फेल्ट ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ लिंकन, और ये जो अपने हृदय के दुख को, ये जो पोएट है उनके लिंकन के मृत्यु पर अपने दुख को व्यक्त करता है। दिस पोएम इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स पैथाज, और ये जो पोएम है ये रिमार्केबल है अपने जो इसमें दुख को व्यक्त किया गया है इसके कारण। एंड फॉर इट्स हार्ट रेंडिंग क्राई ऑफ पेन, अर्थात दर्द में हृदय की आवाज़ किस प्रकार से निकलती है। दैट पियर्स द हार्ट, जो कि क्या करता है, हृदय को चीर देता है। एंड हाउंट्स द माइंड ऑफ द रीडर, और क्या करता है, जो रीडर होते हैं, जो पाठक होते हैं, पढ़ने वाले, तो उनके दिमाग को हाउंट कर देता है। इट इज़ द क्राई ऑफ ब्लीडिंग हार्ट, ये जो है ये खून से लथपथ हृदय की आवाज़ है, चिल्लाहट है। द पोएम इज़ क्वाइट पिक्चरस्क, मेलोडियस एंड रेगुलर इन स्ट्रक्चर, अर्थात ये जो पोएम है ये मेलोडियस है, रेगुलर इन स्ट्रक्चर है। द लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम इज़ सिंपल बट पोएटिक, ये जो इस पोएम का लैंग्वेज है वो सिंपल है, लेकिन क्या है, साहित्यिक है। अर्थात क्या है, पोएटिक है, कवित्विक है। कैसा है, कवित्विक है। अब इस प्रकार से ये हमारा क्रिटिकल अप्रिसिएशन हो गया इस पोएम का। अब हम थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइसेस का रूप देख लेते हैं, इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। तो इसमें पोइट्री फॉर्म में देखा जाए तो एक लेजी है। इन इंग्लिश लिटरेचर एन एलेजी इज़ ए पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन यूजली ए लमेंट फॉर द डेड, अर्थात बिलाप। लमेंट मीन्स होता है बिलाप, अर्थात मृत्यु पर, किसी की मृत्यु पर अगर कोई बिलाप करता है तो उसे आप एलेजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलेजी कहते हैं। मृत्यु पर जो बिलाप किया जाता है उसको एलेजी कहते हैं। अगर लिटरेरी डिवाइसेस देखा जाए तो इसमें मेटाफर यूज़ हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच, पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है, एलिट्रेशन हुआ है, एसोनेंस हुआ है, एपॉस्ट्रॉफी में आप देखेंगे ओ कैप्टन, माई कैप्टन, जहाँ संबोधन करके बताया गया है। ओ हर्ट, माई हर्ट, ये बताया गया है। एलिट्रेशन में जब वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता है बार बार किसी भी लाइन में, एक सेम लाइन में जब वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होगा, जब किसी सेम लाइन में, एलिट्रेशन मीन्स होगा कि जब किसी सेम लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा तो वहाँ एलिट्रेशन होगा। एसोनेंस मीन्स जब किसी लाइन में क्या कहते हैं वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होगा तब एसोनेंस होगा।
पर्सानिफिकेशन मीन्स हो गया मानवीकरण। मानवीकरण में यहाँ पोएट ने पर्सानिफिकेशन का यूज़ किया है। वो कहता है कि वो मतलब किनारे जो हैं, शोर जो हैं वो बुला रहे हैं हमारे कैप्टन को, और वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अर्थात शोर को पोएट ने पर्सनिफाइड किया है, किनारे, समुद्री किनारे को। और उसके बाद एलिट्रेशन में जो भी वोवेल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुए हैं लाइन में, सेम लाइन में, और एसोनेंस में वोवेल साउंड रिपीट हुए हैं। तो इस प्रकार से पोएट ने अपनी हर प्रकार से सभी डिवाइसेस का यूज़ करके इस पोएम को कंपोज किया है। बहुत ही इंटरेस्टेड पोएम है, इमोशनल पोएम है। इट मीन्स ये इमोशनल पोएम है। तो इसी के साथ हमारा ये पोएम समाप्त होता है। थैंक यू।